नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 905 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये द्वितीय वर्ष यानी कि सेकंड ईयर वालों की क्लास है, एमपी डीएलएड। तो इसमें ये आपका जो पेपर रहता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये पेपर है आपका जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, ये आपका पेपर रहता है 25 अंक का। ठीक है, 25 अंक का आपका पेपर रहता है और इसमें पास होने के लिए आपको 9 अंक लाने होते हैं। ठीक है, 9-10 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। इसमें 25 में से आपको, तो आपके इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं आपके। तो आज हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि 5 नंबर से आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले आज ही क्लास में वो पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव 2021 से अब तक जो पूछे गए हैं, 2021 से लेकर अब तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 905 पेपर के, उसके जितने भी पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारे कराएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में रहेगा। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या दी जाएगी आपको, सरल और आसान भाषा में। अगर कोई उत्तर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसकी व्याख्या पढ़ के उसे समझ सकते हैं। तो नोट्स बाई बंटी सर, आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर नोट्स लेना चाहता है, अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो वो नोट्स ले सकता है। तो एमपी डीएलएड की सभी विषयों के नोट्स आप खरीद सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके। तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज करें भी और नोट्स खरीद लें। ठीक है, नोट्स परचेस कर लें। तो वीडियो को लाइक करें, क्लास को जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किया अभी तक लाइक करो। बस हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक। आप लाइक करो, आपके जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर्स की क्लासेस लेके आएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। आप सभी को पता ही, हम जो भी क्लास लेते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर में। तो आपकी बहुत हेल्प होती है। तो बस आप एक हेल्प कीजिए कि आप इस पर लाइक करें ताकि ये वीडियो और स्टूडेंट तक पहुँचे, और कमेंट करें अच्छी सी। ठीक है, कमेंट लाइक और शेयर भी कर देना अपने साथी जो भी हों, और अपने सेंटर पे भी बता देना हमारे चैनल के बारे में कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर में उनकी अच्छी परसेंटेज बन जाए ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, लास्ट ईयर है तो आपको अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, अच्छी परसेंटेज बनानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में परसेंटेज ज़रूर काम आती है कहीं ना कहीं फ्यूचर में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें, बस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चा चैनल से जुड़ा है वो सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें पेज भरने के काफ़ी क्वेश्चन कहते हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर पेज कितने भरने चाहिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में। तो मैं आपको बता दूं, आपको निर्देश पढ़ने चाहिए पेपर के। हर एक पेपर के निर्देश अलग होते हैं। 70 नंबर के पेपर के निर्देश अलग दिए जाते हैं, 50 नंबर के और 25 नंबर के पेपर के अलग दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप निर्देश जरूर पढ़ लेना। जब भी आपका 25 नंबर का पेपर हो तो उसके निर्देश अनुसार आपको लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, यानी कि इंग्लिश में उनको ज़्यादा, तो कॉपी बनने का एक तरीका है इंग्लिश की, आप क्वेश्चन भी लिखें पेपर में। जो एग्जाम कॉपी आप लिखेंगे उसमें आपके इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप उनको लिखें। ठीक है, आपका जो भी इंग्लिश का पेपर रहता है उसमें हिंदी नहीं आती, जैसे यहाँ पे हमने दी है, ये हिंदी हमने आपको समझाने के लिए नोट्स में दी है, लेकिन इंग्लिश के पेपर में कोई हिंदी नहीं आती, ओनली इंग्लिश रहती है पूरे पेपर में, आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितने भी हिंदी वाले बच्चे वो पेपर में इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ताकि आपकी कॉपी थोड़ी भरी सी लगे। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आप पर आए या नहीं आए, रिलेटेड जरूर लिखना है आपको उसका आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे, बस आप लाइक करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज। नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, तो अंग्रेजी भाषा की प्रकृति है। तो अंग्रेजी भाषा की प्रकृति कैसी होती है? ठोस तो होती नहीं है, आसान होती नहीं है, बिस्मांगी होती नहीं, तो ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो यानी कि लचीली, फ्लेक्सिबल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी यानी कि फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पे आप इसका स्पष्टीकरण भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि लचीली कैसे। तो अंग्रेजी भाषा की जो प्रकृति होती है वो लचीली होती है, निरंतर अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती है, नई परिस्थितियों के अनुसार ढलती है, और शब्दावली, व्याकरण तथा उपयोग में समय के साथ क्या करती है, विकसित होती रहती है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये लचीली है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सटेम्पोर एज। तो एक्सटेम्पोर एज यानी कि एक्सटेम्पोर है, तो एक्सटेम्पोर क्या है आपको बताना है। तो एक्सटेम्पोर क्या है? एक अनस्क्रिप्टेड स्पीच है, यानी कि बिना लिखे भाषण। अनस्क्रिप्टेड स्पीच यानी कि बिना लिखे भाषण है। तो एक एक्सटेम्पोर क्या होता है? जी अनस्क्रिप्टेड स्पीच होती है, यानी कि बिना लिखे भाषण होते हैं। तो इसको थोड़ा यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे आप। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो हम हिंदी वाले बच्चों को समझाएंगे जो
यहाँ पे जो एक्सटेम्पोर होता है वो क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि बिना किसी पूर्व लिखित स्क्रिप्ट या तैयार किए बोलना, यानी कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है कुछ भी बोलने, यानी तैयारी के लिए आप डायरेक्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपको बोला है कि आज आपको भाषण देना है अपने स्कूल में, तो आप जाएंगे डायरेक्ट बोलेंगे बिना किसी तैयारी के, ना तो आपके पास कोई स्क्रिप्ट दी गई है, कुछ नहीं है आपके पास, आप डायरेक्ट बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो वह एक तत्कालिक स्वतः स्फूर्त भाषण है जो बिना नोट्स के मौके पर दिया जाता है, डायरेक्ट आपको खड़ा कर देगा, आप तुरंत बोल देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटेम्पोर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइंड साउंड सेंस, साइट साउंड सेंस, यानी कि जो रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सेंस, यानी कि द स्टेटमेंट सेड बाई, तो ये किसने कहा था कि पढ़ना दृष्टि ध्वनि अर्थ की एक प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा था, ये किसका कथन है, तो ये किसका कथन है आपको बताना है, तो ये W.S. ग्रे का कथन है। ठीक है, W.S. ग्रे का कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब भी जैसे कथन या भाषा पूछी जाती है इनमें कोई ना कोई डाउट जरूर रहता है इनके आंसर में, तो अगर आपको कोई डाउट पे कन्फ्यूजन हो या मिस्टेक हो तो आप एक बार गूगल्स की सहायता ले सकते हैं या अपनी बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। हमें जो सही लगता है ढूंढ के लाते हैं हम, तो उसी हिसाब से हम बताते हैं। काफ़ी एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है परिभाषा वाले, क्योंकि इनके सही आंसर मिल नहीं पाते हैं सही से। ठीक है, वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि हम सही आंसर बताएं ऐसे क्वेश्चंस के, फिर भी पूरी कोशिश, अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्रोशर इज, तो ए ब्रोशर इज यानी कि ए ब्रोशर क्या होता है वो आपको बताना है। तो ब्रोशर एक लीफलेट यानी कि एक चर्चा पत्रक होता है। ठीक है, एक लीफलेट होता है। ठीक है, लीफलेट होता है, क्या होता है, एक ब्रोशर क्या होता है, एक लीफलेट होता है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी स्पष्टीकरण देखें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ के देख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे कि ब्रोशर एक पत्रक, ब्रोशर की क्या होता है, ब्रोशर एक पत्रक या लीफलेट होता है, एक छोटा मुद्रित दस्तावेज पैम्पलेट जो आमतौर पर जो आमतौर पर मुड़ा हुआ होता है, जिसमें प्रचार या सूचना के उद्देश्य से किसी उत्पाद सेवा संस्थान या संगठन के बारे में जानकारी होती है इसमें। ठीक है, लीफलेट में ब्रोशर क्या होता है, एक पत्रक या लीफलेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रोशर क्या है, एक लीफलेट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीफलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो खाली जगह इज एन एक्सप्रेशन मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट देन द लिटरल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी खाली जगह देखा यानी शब्दों के संयोजन से बनी हुआ अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ अभिव्यक्ति शब्दों के शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। तो आपको बताना है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एन एडम हो जाएगा, यानी कि एक मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, एक मुहावरा इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एडम यानी कि एक मुहावरा। ठीक है, स्पष्टीकरण देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखेंगे। तो मुहावरा यानी एडम एक निश्चित अभिव्यक्ति है जिसका समग्र अर्थ व्यक्तिगत शब्दों के शाब्दिक अर्थों से नहीं समझा जा सकता है, जैसे किक द विकेट, यानी कि विकेट का अर्थ है मारना है, ना कि शाब्दिक रूप से बाल्टी को लात मारना है। ठीक है, क्लियर, तो आप इन्हें समझ सकते हैं, जो भी व्याख्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, नोट्स के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं जिनके पास नहीं है, 72 40 28 72 81। ठीक है, तो आप नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। नोट्स में आपको ये PDF मिल जाएंगी, नोट्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप मिल जाएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ें और उन्हें अच्छे से याद करें। ठीक है, ताकि आप हिंदी की सहायता से भी पढ़ पाएंगे। नोट्स में आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी मिल जाएगी, तो आपको खूब लिखना है इंग्लिश में, तभी आप पास हो पाएंगे। प्रश्न भी लिख देना इंग्लिश का पूरा और उसके बाद उत्तर भी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जो निम्नलिखित में से किसी देश में अंग्रेजी प्रथम भाषा नहीं है। यानी कि जो आपको यहाँ पे देश बताए गए, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा जिनमें अंग्रेजी पहली भाषा नहीं है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है देश की। तो यहाँ पे देखें तो सबसे जो आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं देखा गया है, ना कि अपने इंडिया में भी नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो UK में तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज पे, USA में भी है और कनाडा में है। इनमें सबसे पहले इंग्लिश बोली जाती है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश आर, तो द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश आर, यानी कि अंग्रेजी में द्विस्वरों की संख्या है, तो डिप्थोंग्स की कितनी संख्या अंग्रेजी में आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्थोंग्स की जो संख्या होती है 8 है। ठीक है, 8। यहाँ पे मैं आपकी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन और रहती है डिप्थोंग्स की, कई क्वेश्चन में तो 12 है, कई जगह 12 है, कई जगह 8 और कई जगह 5। ठीक है, अगर 12 ऑप्शन में तो 12 लिखेंगे, अगर 8 ऑप्शन में तो 8 लिखेंगे, अगर जी दोनों ऑप्शन में नहीं है 12 8 तो 5 करेंगे। ठीक है, डिप्थोंग्स की संख्या ये तीनों अलग अलग जगह होती। कैसे, यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे तो मानक ब्रिटिश अंग्रेजी में 8 स्वर होते हैं, 8 द्विस्वर होते हैं। ठीक है, जो मानक, यहाँ पे आप समझेंगे, जो मानक ब्रिटिश अंग्रेजी में 8 द्विस्वर होते हैं, यानी 8 डिप्थोंग्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, और नोट में कुछ लिखा है, नोट देखेंगे तो कुछ ध्वनि विज्ञान होते हैं उसमें 12 तक गिनते हैं, जो कुछ ध्वनि विज्ञान है उसमें कब तक गिनते हैं, कुछ 12 तक गिनते हैं। लेकिन विद्यालय जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो 8 मानक उत्तर होते हैं। ठीक है, 8 माना गया। अगर 8 नहीं है आपके जो ऑप्शन दिए गए, अगर उसमें 12 है तो आप 12 कर सकते हैं, 12 भी नहीं है तो उसमें एक 5 ऑप्शन जरूर होगा, तो उसके बाद आप 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, डिप्थोंग्स की संख्या, तो इसमें 12 तो नहीं है, 8 है, 5 है, तो इसमें सबसे पहले 8 करेंगे, अगर 8 नहीं होता तो 5 करते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। हु हैज सेड रीडिंग मेक ए फुल मैन, हु हैज सेड रीडिंग मेक इट ए फुल मैन, यानी कि यहाँ पे देखेंगे जो रीडिंग मेक इट ए फुल मैन, यानी कि पढ़ना मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। पढ़ना मनुष्य को कैसा बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। तो ये किसने कहा था, तो इसका जो फ्रांसिस बेकन ने कहा था। ठीक है, फ्रांसिस बेकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परिभाषा होती है ना, इनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, बाकी सब क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें ही थोड़ी कन्फ्यूजन रहता है सभी को, तो आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी देख सकते हैं आप, इनकी व्याख्या वगैरह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन ईमेल, ईमेल क्या है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ईमेल क्या है। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संचार का एक माध्यम है। ईमेल क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संचार का एक माध्यम है। ठीक है, ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार का एक माध्यम है। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, स्पष्टीकरण के क्यों कैसे, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संचार का एक माध्यम है जो लोगों को इंटरनेट पर डिजिटल रूप से संदेश, दस्तावेज और फाइल्स भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक है, कौन देता है, ईमेल। आप किसी को कुछ भी फाइल्स वगैरह भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्लास को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। फर्स्ट ईयर वाले सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट लाइक नहीं करते। सेकंड ईयर वाले कम से कम 1000 लाइक तो कर दिया करो। आपकी अभी तक किसी वीडियो पे 1000 लाइक नहीं हुए हैं, तो लाइक करो। सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि शेयर लाइक कमेंट करते हैं, लेकिन सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट नहीं करते हैं। इसलिए सेकंड ईयर वालों की जो क्या क्लास लेने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के व्यूज़ वगैरह देखकर और उनकी जो लाइक्स वगैरह है और कमेंट वगैरह देख के लगता है कि उनके लिए क्लासेस लानी चाहिए, लेकिन सेकंड ईयर वाले बहुत कम करते हैं। तो आप लोग भी लाइक कमेंट किया करो ताकि हमें मोटिवेट्स हों कि हमें बच्चों के लिए क्लासेस लानी चाहिए, बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। जब आप जुड़ेंगे नहीं तो हम आपके लिए क्लासेस वगैरह कैसे लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लाइक शेयर कमेंट करें सभी जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज इज ए पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकता है, यानी कि 2 लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, बीलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, बीलिंगुअल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2 भाषा बोल सकता है व्यक्ति उसे बीलिंगुअल बोलते हैं। यहाँ पे स्पष्टीकरण देख सकते हैं, जैसे बीलिंगुअल यानी कि द्विभाषी वह व्यक्ति जो 2 भाषाएं धारा प्रवाह बोल और उपयोग कर सकता है। उपसर्ग का अर्थ 2 और लिंगुअल यानी बी का उत्पत्ति बी लिंगुअल यानी कि बी का अर्थ होता है 2
और लिंगुअल का अर्थ होता है संबंध भाषा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह वाक अंगों से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे संबंधित नहीं है। देखो वाग ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से संबंधित नहीं है वाग थे, तो यहाँ पे देखें श्वसन तंत्र है, उच्चारण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, लेकिन पाचन तंत्र नहीं है, ठीक है। पाचन तंत्र इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि द डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब होंगे। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाक अंगों में 3 तंत्र शामिल है। श्वसन यानी कि फेफड़े श्वास नली में आते हैं, और श्वसन यानी कि श्वसन स्वर यंत्र स्वर रज्जु, ठीक है। और उच्चारण जीभ होठ दांत तालु से किया जाता है। पाचन तंत्र का है, वाक उत्पादन से कोई भूमिका नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स आर इन इंग्लिश। देखो हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि अंग्रेजी यानी कि द्विस्वरों की संख्या होती है, तो डिप्थोंग्स आर, तो हम बताए थे आपको 12, 8, 5। कितना बताए थे अभी पहले? 12, 8 और 5 बताए थे। तो इसमें ना तो 12 ऑप्शन में ना 8 ऑप्शन में, तो 5 है, तो इसका फिर 5 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर 8 होता तो 8 करते पहले 5 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कई मानक विद्यालय स्त्री ध्वनि विज्ञान पुस्तकों के अनुसार विशेषकर भारतीय पाठ्यक्रम में 5 प्राथमिक द्विस्वर पढ़ाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किंग अशोका खाली जगह फॉर ए लॉन्ग जर्नी। तो राजा अशोक एक लंबी यात्रा के लिए, तो लंबी यात्रा के लिए निकले हैं, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? सेट ऑफ आएगा। सेट ऑफ यानी यात्रा पर निकलना होगा, ठीक है। सेट ऑफ यानी कि यात्रा पर निकलना, स्थापित करना नहीं होगा, शुरू होना नहीं होगा, निकलना नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? यात्रा पर निकलना होगा, सेट ऑफ। तो किंग अशोका सेट ऑफ फॉर ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है। अब आप स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेट ऑफ यानी कि सेट ऑफ का अर्थ है यात्रा शुरू करना या चलना। सेट ऑफ का क्या अर्थ होता है कि यात्रा शुरू करना या चलना। यहाँ सबसे उपयुक्त जो पहरसल वर्ब है वो क्या है? क्योंकि राजा अशोक एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? सेट ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इन अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेस कर लें अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर वर्ड्स ऑन द ट्री। तो पेड़ पर पक्षी हैं, तो पेड़ पर बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो देयर आर मैनी वर्ड्स देख सकते हैं आप। जो बहुवचन है तो मैनी एंड वर्ड्स यानी कि बहुत सारे पक्षी होंगे पेड़ पे, तो एक पक्षी तो बैठा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं मैनी आर्स यानी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, तो मैनी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे स्पष्टीकरण पढ़ना चाहे तो कोई बच्चा स्पष्टीकरण भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर कम खाली जगह द क्लास। तो शिक्षक कक्षा में आए, तो शिक्षक अंदर की तरफ आएगा तो इनटू आएगा, ठीक है, इनटू। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जो भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, वो फर्स्ट ईयर वालों की जो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश है फर्स्ट ईयर में भी आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश होती है, तो आप वो क्लास और देख लेना। फर्स्ट ईयर में 906 उसका कोड होता है, ठीक है, 806 होता है, 806 कोड होता है फर्स्ट ईयर में प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का, और सेकेंड ईयर में 905 कोड होता है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे 806 वाली ऑब्जेक्टिव क्लास भी देख लेना, उनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश सब्जेक्ट है वो एक जैसी है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बायोग्राफिकल स्केच गिव्स ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए, यानी जीवन रेखा चित्र का संक्षिप्त वर्णन देता है। तो कौन देता है? व्यक्ति का जीवन यानी पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ बायोग्राफिकल की स्केच में यानी क्या होता है? तो पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, पर्सनल लाइफ। तो जीवन रेखा चित्र का संक्षिप्त विवरण देता है, तो कौन देता है? पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसकी जो हिंदी से समझ सकता है कि जीवनी रेखा चित्र एक संक्षिप्त लिखित विवरण है जो किसी व्यक्ति के जीवन का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसमें उनका जन्म, उपलब्धियाँ, योगदान और महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती हैं। किसमें होती हैं? जीवनी रेखा चित्र में, ठीक है।
नेक्स्ट बायोग्राफिकल स्केच में होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह इज द टर्म्स यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग ऑफ रिसीविंग द एक्शन। तो खाली जगह यानी कि वो शब्द जो ये दर्शाता है कि कर्ता क्रिया कर रहा है या क्रिया प्राप्त कर रहा है। तो आपको इसका अर्थ आंसर बताना, तो इसमें क्या आएगा, वॉइस आएगा, वाच्य आएगा, ठीक है, वाच्य आएगा, वाच्य इसका यानी कि वॉइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉइस कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे समझेंगे। तो व्याकरण में वाच्य यानी कि वॉइस यह दर्शाता है कि वाक्य का कर्ता क्रिया कर रहा है, कृत्यवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस या क्रिया प्राप्त कर रहा है यानी कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, ठीक है। आप इनको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकंड लैंग्वेज L2 यहाँ पे L2 लिखा जाता है, L2 और L1 लिखा जाता है। तो L1 यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज होता है, L2 यानी कि सेकंड लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो द्वितीय भाषा जाती है, तो द्वितीय भाषा जाती है यानी कि द सेकंड लैंग्वेज। तो कैसी टॉट सिखाई जाती है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज क्या किया जाता है, टॉट यानी सिखाई जाती है। तो द सेकंड लैंग्वेज इज टॉट यानी सिखाई जाती है, ठीक है। ना तो पकड़ी जाती है, ना लाई जाती है, ना खरीदी जाती है। सेकंड लैंग्वेज आप सीखते ही हैं ना, तो सेकंड लैंग्वेज क्या होता है, सिखाई जाती है, ठीक है। टॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वितीय भाषा L2 यानी विद्यालयों और कक्षाओं में जानबूझकर दिए गए निर्देश के माध्यम से औपचारिक रूप में सिखाई जाती है, जबकि प्रथम भाषा स्वाभाविक रूप से अर्जित होती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीकिंग इज ए स्किल। तो बोलना एक कौशल है। तो बोलना कैसा कौशल है, प्रोडक्टिव कौशल है, ठीक है। बोलना क्या है, प्रोडक्टिव कौशल हो जाएगा, ठीक है, उत्पादक, ठीक है। और सुनना रिसिप्टिव कौशल होता है। सुनने की बात करें तो रिसिप्टिव कौशल होता है, और स्पीकिंग क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव कौशल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्लीट द स्टेजेस ऑफ टीचिंग, रीडिंग, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड क्या आएगा, देखो पठन शिक्षण के चरण पूर्ण किए जाते हैं। तो पूर्व पठन और पठन के दौरान, और इसके बाद आएगा पाश्य पठन, ठीक है, बाद वाला यानी पश्य पठन में यानी पोस्ट रीडिंग आएगा, ठीक है। पश्य पठन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोस्ट रीडिंग कहते हैं, हिंदी में पश्य पठन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, देखो एक तो आपका प्री रीडिंग होता है, क्या होता है, एक तो आपका प्री रीडिंग होता है, उसके बाद आपका वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग, ठीक है, तीनों हो जाएंगे आपके। तो आपको अच्छे से समझते हुए इनको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ पे स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जो पठन शिक्षण के 3 चरण होते हैं, एक तो पूर्व पठन यानी कि पढ़ने से पहले होता है, पठन के दौरान यानी पढ़ते समय, ठीक है, और पश्य पठन जो पढ़ने के बाद होता है। ये 3 चरण एक पूर्ण पठन पाठ योजना में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनटू द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ MP इंग्लिश इज टॉट एज। तो मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी के रूप में पढ़ाई जाती है, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, द्वितीय भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। इसकी व्याख्या नहीं, मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। ये छात्रों की मातृभाषा नहीं है, लेकिन प्राथमिक स्तर से एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अनिवार्य रूप से क्या की जाती है, पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोल प्लेज आर सिचुएशंस टू लर्न, यानी कि भूमिका निभाना, यानी कि रोल प्ले सीखने के लिए परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियाँ। तो रोल प्ले आर मैनेज्ड यानी कि प्रतिबंध, यहाँ पे क्या आएगा, खाली जगह मैनेज्ड आएगा। तो रोल प्ले आर मैनेज्ड सिचुएशन टू लर्न, ठीक है, मैनेज्ड यानी प्रतिबंध आएगा, ठीक है, मैनेज्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से मैनेज्ड करना होता है। रोल प्लेज आर सिचुएशंस, या फिर इसमें रियल आएगा, आप मुझे कमेंट करें, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है इसमें मुझे। तो या तो इसमें रियल भी आ सकता है, रोल प्लेज आर रियल सिचुएशन टू लर्न। भूमिका निभाना सीखने के लिए वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, भूमिका निभाना सीखने के लिए एक वास्तविक परिस्थितियाँ यहाँ की या प्रतिबंध परिस्थितियाँ हैं। आप इस पर एक बार अपनी राय करें, कमेंट करें, जिन बच्चों को पता हो कि कौन सा आंसर इसका ज़्यादा राइट रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी व्याख्या भी स्पष्ट कर लेते हैं कि भूमिका निभाना प्रतिबंध यानी कि अनुकरणीय नियंत्रित परिस्थितियाँ हैं। अनुकरणीय या नियंत्रित परिस्थितियाँ हैं जो शिक्षक द्वारा छात्रों को संरचित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से भाषा का अभ्यास कराने के लिए बनाई जाती हैं। हालांकि ये वास्तविक जीवन की परिस्थितियों जैसी हो सकती हैं। तो इसमें वास्तविक भी है, थोड़ा मुझे वास्तविक, रियल और मैनेज्ड आप देख लेना, एक बार कमेंट करना किसी बच्चे को और ज़्यादा ढंग से पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग इज ए स्किल। तो रीडिंग कैसी स्किल है? पैसिव, निष्क्रिय, ठीक है। पढ़ना एक पैसिव स्किल है, ठीक है। पैसिव, पैसिव यानी निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। तो पढ़ना एक निष्क्रिय यानी ग्रहणशील कौशल हो जाएगा, ठीक है। ग्रहणशील कौशल हो जाएगा। तो ग्रहणशील, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्रोडक्टिव स्किल, या तो प्रोडक्टिव स्किल कर सकते हैं आप, यहाँ इसमें क्या दिया है, या पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना एक प्रोडक्टिव स्किल है, उत्पादक कौशल है। यहाँ पे देखेंगे पढ़ना एक निष्क्रिय ग्रहणशील कौशल होता है। हाँ, पढ़ के आप ग्रहण कर सकते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होगा, ये ग्रहणशील कौशल होगा, ठीक है। ग्रहणशील, तो ग्रहणशील को रिसिप्टिव बोलते हैं, ठीक है। रिसिप्टिव होगा, रिसिप्टिव स्किल या तो पैसिव होगा या रिसिप्टिव स्किल होगा, ठीक है। ग्रहणशील होता है, पढ़ना क्या है, ग्रहणशील होता है, तो रिसिप्टिव होगा। तो रिसिप्टिव या पैसिव, तो रिसिप्टिव इसमें नहीं है, तो पैसिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैसिव हो जाएगा। कई जगह पैसिव की जगह रिसिप्टिव लिखा होता है, तो रिसिप्टिव भी उसमें राइट आंसर होता है, ठीक है। ग्रहणशील कौशल की बात हो रही है इसमें। पढ़ना एक ग्रहणशील कौशल होता है, प्रोडक्टिव होता है, वो एक उत्पादक कौशल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसकी व्याख्या को एक बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ इज इट्स। एक यानी ये आपको एक विशेषता बतानी है, एक अच्छे अनुच्छेद की एक विशेषता उसकी है। तो विशेषता यानी कि यूनिटी यानी कि एकता। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ इज इट्स यूनिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं। तो एकता एक अच्छे अनुच्छेद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद के सभी वाक्य एक ही मुख्य विचार या विषय वाक्य से संबंधित और उसका समर्थन करते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, PDF नोट्स वगैरह आप जल्दी से ले लें। जिनको लेना है वही वो नोट्स परचेस कर लें, जिनको नोट्स लेना है। लास्ट साल है आपकी, अच्छी तैयारी करें। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर लें। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ये आपको जो PYQ करा रहे हैं इनमें से आपके क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2026 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था वो कह रहा था ए पर्सन हु स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड एज पर्सन। तो जो व्यक्ति दो से अधिक भाषाएं बोलता है उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 भाषा बोलता है तो उसे बिलिंगुअल बोलते हैं, 2 भाषा बोलता है, ठीक है। अगर मल्टीलैंग्वेज यानी कि बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। 2 से अधिक बोलता है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं। बहुभाषी यानी कि मल्टीलिंगुअल यानी उस व्यक्ति को कहते हैं जो 2 से अधिक भाषाएं बोल सकता है। बिलिंगुअल का अर्थ ठीक 2 भाषाएं बोलना होता है। बिलिंगुअल वो व्यक्ति है जो 2 भाषाएं बोलता है सिर्फ, और जबकि जो मल्टीलिंगुअल यानी कि एक का अर्थ होता है 2 से अधिक भाषाएं बोलने वाला, ठीक है। इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेज। तो अंग्रेजी भाषा की प्रकृति कैसी? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्पष्टीकरण भी पढ़ सकते हैं इसका, पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेडागोजिकल टूल्स डज नॉट इंक्लूड्स। तो शैक्षणिक उपकरणों में शामिल नहीं है। तो शैक्षणिक उपकरण में शामिल नहीं, तो भूमिका निभाना, कहानी सुनना और गीत, ये तो शैक्षणिक उपकरण में शामिल है। लेकिन फिजिकल थिंग यानी कि भौतिक वस्तु फिजिकल थिंग यानी कि भौतिक वस्तु इसमें शामिल नहीं है। भूमिका निभाना एक शैक्षणिक उपकरण में हो जाए। कहानी सुनाना और गीत ये भी आ जाएगा। देख कौन भूमिका नहीं है, कैसे नहीं है, तो इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे देखेंगे। तो भूमिका निभाना, कहानी सुनना और गीत ये सभी
सभी भाषा शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक उपकरण, लेकिन एक भौतिक वस्तु अपने आप में शैक्षणिक उपकरण नहीं है जब तक उसे शिक्षण अधिगम संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं किया जाए। ठीक है, तो आप इसका स्पष्टीकरण से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीडिंग स्किल डज नॉट इंक्लूड, यानी पठन कौशल में शामिल नहीं है। तो पठन कौशल में, पढ़ने का कौशल में स्कैनिंग, गीत पठन और प्रूफ पठन, तो तुकबंदी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तुकबंदी यानी स्कैनिंग आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गीत आप पढ़ सकते हैं, प्रूफ पठन भी कर सकते हैं, तुकबंदी तो आप बातों से करेंगे। ठीक है, आप दो तीन व्यक्ति मिलकर तुकबंदी करेंगे। तो इसका थोड़ा हिंदी समझते हैं, हिंदी में तुकबंदी की यानी कि स्कैनिंग, गीत पठन और प्रूफ पठन ये सभी पठन के प्रकार हैं, उपकौशल हैं। लेकिन तुकबंदी यानी राइमिंग, कविता और सृजनात्मक लेखन की एक विशेषता है, यह पठन का कोई प्रकार या उपकौशल नहीं है। ठीक है, तो इसमें तुकबंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइमिंग क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह इज द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर टू प्ले, इज द फीचर टू प्ले यानी कि खाली जगह नाटक की विशेषता है। तो नाटक की विशेषता आपको बतानी है, तो थीम में जाएगी, थीम यानी कि विषय वस्तु, थीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम इज द फीचर टू प्ले। ठीक है, कैसे यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, तो नाटक की एक केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह मुख्य विचार या संदेश या नैतिक शिक्षा है, जिससे नाटककार नाटकीय कृति के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खाली जगह इज द टर्म्स यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग आर रिसीविंग द एक्शन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वह शब्द जो यह दर्शाता है कि कर्ता क्रिया कर रहा है या क्रिया प्राप्त कर रहा है, तो ये वॉइस हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉइस हो जाएगा, वॉइस। ठीक है, वॉइस यानी कि वाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका स्पष्टीकरण भी पढ़ सकते हैं, जो भी बच्चा पढ़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपकी 905 वाली जो PYQ ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्लास रहती है, वो आज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, 2021 से लेकर अब तक जो भी आपके पूछे गए MCQ हैं वो सारे मैंने करा दिए। इसमें 5 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे आपसे, और इसके लिए आप फर्स्ट ईयर की क्लास ज़रूर देख लेना। जो फर्स्ट ईयर वाली क्लास है MCQ वाली, वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसमें भी आपसे मिल सकते हैं आपके काफ़ी क्वेश्चन। तो आप क्लास को लाइक करें, इसको लाइक नहीं किया जिन स्टूडेंट ने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप में से कोई भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है तो वो नोट्स ले सकता है अच्छी तैयारी के लिए। 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको नोट्स लेना है वो नोट्स ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सब जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो हमारे नोट्स से ही आते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस से ही आते हैं। तो लाइक करो सभी स्टूडेंट, शेयर कर देना सभी को ईमानदारी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।